फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आई होप कि अब तक आप सभी लोगों को ये सूचना मिल चुकी होगी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम आपका मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगस्त में होना संभावित था और अब नई इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मार्च में होना संभावित है। और इसकी जो है फरवरी से, मिड फरवरी से, जो कि कल से फरवरी स्टार्ट भी हो रही है, तो मतलब मिड फरवरी से आपको इसके नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो है। तो ये जो अभी जो सरकार का फेरबदल हुआ है, जो आप तो ये राजनीतिक उठापटक की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो उठापटक तो राजनीतिक है, लेकिन अब भुगतना तो वही सभी को पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अब बस बात यही आती है कि हमारा जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कि हमारे सामने कोई भी फेज़ आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमें उसका सामना हमेशा पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। जैसे कि पहले आपको ये पता था कि भाई एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना संभावित है, तो फिर आपको खूब खुशी थी, खूब आराम आराम से पढ़ाई करेंगे, खूब जम के तैयारी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड भी थोड़ी स्लो थी। और जब अब एकदम अचानक से पता चला है कि भाई एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, तो आपको एक थोड़ा शॉकिंग भी है कि कई लोगों को तो कल रात को नींद भी नहीं आई होगी, ठीक से खाना खाने का भी मन नहीं किया होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप कम से कम इस फेज़ में तो हैं कि आप इस लड़ाई का पार्ट तो बन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई का पार्ट भी नहीं बन पा रहे हैं, जो बिना लड़े हुए हार जाते हैं। तो आप अपने आप को लकी मानिए, भाग्यशाली मानिए कि आपको लड़ने का मौका मिल रहा है। मतलब कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एग्ज़ाम अगस्त में होना था, अब मार्च में होना है, चाहे आपसे 10 दिन 15 दिन बाद होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हमेशा एक मतलब एक्टिव मोड में रहता है, ऑन मोड में रहता है। वो जो है अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। और जैसे हमें भूख लगती है, तो हमें खाना खाने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई हम खाना तभी खाएंगे कि जब हमको कोई मोटिवेट करेगा। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाइए कि बिना पढ़ाई के मतलब आपका दिन पूरा ही ना हो बिना पढ़ाई के। मतलब ये आज की बात नहीं है, जब आज आपको नौकरी चाहिए आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आप पढ़ते रहिए। जैसे हम लोग का काम हो चुका है, लेकिन हम अभी भी पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटे हम अभी भी पढ़ते हैं। आपको कंटेंट देना होता है, उसके लिए भी हमें तमाम किताबें ढूंढनी पड़ती हैं, अलग अलग जगह से हमें देखना पड़ता है, तब फिर पढ़ते, फिर वहाँ से एक आपके लिए कंटेंट उठा कर के लेके आते, तब जा कर के आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो वही वाली बात है कि बस मेरा सब इन सारी बातों को कंक्लूड करते हैं और आज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। जो बस मैं कहना चाहती हूँ वो यही कहना चाहती हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर ज़रूरत है तो हार्ड वर्क की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, अपने आप को पुशअप करने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। और इतनी कोशिश कीजिए कि आप सफल हो जाएं। और सफलता के कई रूप होते हैं। अभी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी की जो आपकी सफलता है वो गवर्नमेंट जॉब की है। तो अभी आपको सफलता गवर्नमेंट जॉब के रूप में चाहिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो हमारा मतलब जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो इसके हम लोगों ने चैनल पे ऑलरेडी कई प्रैक्टिस सेट अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। और बाकी आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि आपका अगर आप बीपीएससी टीआरई में अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, आप अगर टीजीटी दे रहे हैं तो भी, और अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो भी, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीएस आपके आपके मतलब एक अहम रोल प्ले करता है। इसलिए मैंने एक कॉमन ही लिया हुआ था, क्योंकि जीएस अपने आप में काफ़ी कुछ समेट लेता है, तो इसी वजह से मैंने इसी को स्टार्ट किया हुआ था। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमारा ये कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया था? ये बहुत बेहद ज़रूरी क्वेश्चन है, पॉलिटी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया कब गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इस डेट को लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये प्रश्न मतलब एक ऐसा होता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, देखा भी जाता है और देखने की पूरी संभावना भी होती है।
और साथ में बहुत ज़रूरी भी होता है। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के लोकसभा के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो श्री जीवी मावलंकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक विज्ञान के लिए, मतलब कि आपका इकोनॉमिक्स के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। मतलब कि क्लाउडिया गोल्डन को, ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि एक तो आपको नोबेल पुरस्कार ये आपका पॉलिटी हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है और साथ में आपका जो है ये आपका करंट का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आर्थिक विज्ञान में 2023 का नोबेल जो है क्लाउडिया गोल्डन को मिला हुआ है और इनको ये मिला हुआ है कि श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान पर उनके व्यापक शोध के लिए किया गया है। मतलब उनके लिए उनको मतलब कि नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डन को। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज़ कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना आप लोगों के लिए कि ग्रीनलैंड पर आपका अधिकार किसका, कौन से देश का है? तो वो डेनमार्क का है। ज़्यादा बड़ा नहीं है डेनमार्क, लेकिन ग्रीनलैंड पर अधिकार उसी का है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो टार्टरिक अम्ल है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है, मतलब भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो वो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? तो शक्कर का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहते हैं और बिहार में एग्जाम में पड़ोसी राज्य है तो वही प्रश्न तो बनता है जो है। अगला प्रश्न है कि एस आकार का महासागर कौन सा है? तो एस आकार का जो महासागर है वो होता है अटलांटिक महासागर। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका आपका ऊपर पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका आपका नीचे पड़ता है और आपका इधर में यूरोप पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे इस तरह की रेखा बनती हुई नज़र आती है। तो इसी वजह से वो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ में मतलब वो पूरा सटा हुआ रहता है, वहाँ से बीच में एक एस प्रकार की लाइन बन के आती है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, आज ना हो आज ही जाकर के वर्ल्ड मैप देखिएगा तो वहाँ पर एस आकार की आपकी जो है वो बनता है। तो इसी वजह से उसको इसी तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है और अगर एक बार वर्ल्ड मैप पे देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे जो है। तो ऐसा आकार का जो महासागर होता है वो अटलांटिक महासागर होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। जब भी दूध शब्द से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लैक्ट शब्द को ज़रूर खोजिएगा जो है। अगर कोई प्रश्न आपका दूध से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो जाहिर से बात है कि ऑप्शन जो है लैक्ट के आसपास ही होता है, तो इसलिए दूध का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? तो हिंद महासागर की जो सबसे प्रमुख जलधारा है वो मोजाम्बिक जलधारा है। आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मोजाम्बिक जलधारा एक गर्म जलधारा होती है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्टिविटी से है। एंड लास्ट क्वेश्चन और वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज कुछ 15 क्वेश्चंस को पढ़ा है और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, फटाफट आपको पढ़ना है और मैं अब अपनी प्रैक्टिस सेट की स्पीड भी बढ़ा रही हूँ, अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकूँ।
तो बस अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप जो है पढ़िए। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, या फिर हमारा एक छोटा सा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप का जो आपके इसी चैनल के नाम से है, आप उसको उस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होती है, तो आप वहाँ से भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, और फिर नए ढेर सारे कंटेंट के साथ में। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।